नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये 4 क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस करेक्ट है। +3 है, अगर करेक्ट टिक किया हो तो आपने 0, अदरवाइज कोई टिक नहीं किया हो तो -1, अगर रॉन्ग टिक किया है तो ना। तो बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फंक्शन दिया हुआ है f0 से 1 टू r, डोमेन 0 से 1 है, ओपन इंटरवल को डोमेन r दे रखा है विद फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू √n इफ x लाइंग इन दिस इंटरवल वेयर n बिलोंग्स टू n। एक फंक्शन दे रखा है g, डोमेन वही है, कोडोमेन भी वही है, बी ए फंक्शन सच दैट gx के बारे में दे रखा है, gx यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1, देन वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एंड fx इनटू gx। ये लिमिट हमें निकालना है बच्चों ने। तो यहाँ से देख सकते हैं बेसिकली हम अगर लिमिट मैं कैलकुलेट करूँ तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अगर मैं gx कैलकुलेट करना चाहूँ तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 gx, हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि gx फंक्शन, gx की लिमिट निकालने के लिए अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 पर gx की लिमिट अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, x अप्रोचिंग टू 0 पर अगर मैं gx की लिमिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट विल कम आउट टू बी 0, वो 0 आ जाएगी बच्चों ना, क्योंकि बेसिकली gx फंक्शन दो फंक्शन के बीच में है ना। तो इस gx की लिमिट निकालने के लिए कहीं ना कहीं मैं सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, कहीं ना कहीं हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल, क्योंकि gx समय दे रखा है इन दो फंक्शंस के बीच में, और अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा x अप्रोचिंग टू 0 पर तो ये 0 आ जाएगी, और अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 पर इसकी लिमिट निकालूंगा तो 0 से 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। और अगर इन दोनों फंक्शन की लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पर अगर 0 आ रही है तो gx की लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x अप्रोचिंग टू 0 पर gx की लिमिट तो क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई ना। अब अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 पर fx की लिमिट निकालना चाहूँ तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। fx हमारे पास ये है ना, और x हमारे पास 1/n से लेकर ये, इसमें शायद मेरे हिसाब से 1/n पर ओपन इंटरवल है ना, 1/n ओपन है हमारे पास, तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा बच्चों यहाँ से, दिस इज ओपन इंटरवल। और fx बराबर √n दे रखा है ना। जैसे अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना के देखना चाहूँ अगर, तो अगर मैं n बराबर 1 लेता हूँ, n बराबर 1, तो x का इंटरवल क्या आ जाएगा, 1 से लेकर हाफ आ जाएगा। तो हाफ पर तो वैल्यू क्या आ गई, अगर n बराबर 1 लिया तो ये 1 हो गया ना, fx बराबर √1 हो गया ना, तो ये ओपन इंटरवल आ गया ना। ये n बराबर 1 लिया मैंने, n बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मैं n बराबर 2 लूंगा तो ये 1/2 से 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 से 1/3 हो जाएगा। और अब क्या आ गया, √2 आ गया ना, तो यहां पर इसको इंक्लूड नहीं कर रखा हमने, इसको इंक्लूड कर रखा है ना, तो ये वाली √2 आ जाएगी ना। यानी n बराबर 1 पर fx कितना आ गया, 1 आ गया। n बराबर 2 लिया तो ये इंटरवल आया x का 1/3 से 1/2, उसमें √2 बन गया, फिर वो √3 बनेगा, फिर √4 बन जाएगा। यानी अगर हम x अप्रोचिंग 0 पर fx की लिमिट निकालना चाह रहे हैं ना, तो अगर x 0 पर अप्रोच कर रहा है, बोला ऑब्वियस सी बात है, 0 का मतलब यहाँ 0+ से ही है ना, क्योंकि x हमारे पास नेगेटिव तो होगा ही नहीं, हम 0+ पे लिमिट निकालेंगे। तो अगर हम चाह रहे हैं कि x 0+ पर आए तो उसके लिए n को इन्फाइनाइट होना पड़ेगा ना, यानी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fx की लिमिट निकालूं या n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fx की लिमिट निकालूं, एक ही बात है। अब देखो जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा ना, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो उस टाइम fx की लिमिट क्या आएगी, क्योंकि अगर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो fx तो हमारे पास ये है ना, fx तो हमारे पास √n है, तो n अप्रोचिंग टू यानी x अप्रोचिंग टू 0 तभी होगा जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो x अप्रोचिंग टू 0 fx की लिमिट निकालूं या n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fx की लिमिट निकालूं, एक ही बात है ना। और fx क्या है हमारे पास, √n है, और n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी √n क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बेसिकली जो मुझे लिमिट निकालनी थी, इस लिमिट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो x अप्रोचिंग टू 0 पर fx की लिमिट तो आ रही है हमारे पास इन्फिनिटी, और gx की लिमिट क्या आ रही है, 0। तो इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखें, fx के लिए जो हमारे पास इंटरवल है x का, वो 1/n से 1/n+1 के बीच में है ना, तो बेसिकली x का इंटरवल हमारे पास ये है। तो यहां से मैं x हमारे पास 1/n से 1/n+1 के बीच में लाई कर रहा है, यहां से मैंने 1/x का इंटरवल निकाल लिया, और अगर मैं 1/x का इंटरवल निकाल लूं तो बेसिकली fx मेरे पास √n है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा √n कहां से कहां लाई कर रहा है ना। तो जैसे अगर मैं यहां से देखना चाहूं ना, यहां से अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि n इज लेस देन 1/x, तो स्क्वायर रूट ऑफ n कितना आ गया, 1/√x आ गया ना, यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ n है वो 1/√x से छोटा है, 1/√x से छोटा, यहां से मैं बोल सकता हूं। और अगर मैं यहां से बोलना चाहूं अगर मैं यहां से बोलना चाहूं तो यहां से बोल सकता हूं मैं n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x,
तो बेसिकली n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ n जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n है ना, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों को देखकर मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ n विल बी लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बोल सकता हूं मैंने। ये स्क्वायर रूट ऑफ n के बारे में लिख लिया मैंने। और नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ n, दैट इज एफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज लेस देन 1 बाय रूट एक्स एंड ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये जी एक्स की रेंज तो हमारे पास ये है, हमें दे रखा है जी एक्स इन दो फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है, और यहां से मालूम पड़ रहा है कि एफ एक्स इन फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है, तो इनइक्वालिटी के साइन सेम हो तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो यहां से मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल सकता हूं। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफ एक्स इंटू जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बेसिकली कितना आ जाएगा, अगर मैं लिमिट को हटा दूं यहां से, इस लिमिट को मैं रिमूव कर दूं, अभी सिर्फ मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करूं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी लेस देन दिस इंटू दिस, विल बी लेस देन दिस इंटू दिस इंटू दिस से छोटा आएगा, देखो आप दिस इंटू दिस यानी 2 से छोटा आएगा ना, यानी इसकी जगह 2 भी लिख सकता हूं मैं यहां पर। और अगर मैं यहां देखूं कि जी एक्स इससे बड़ा है, इस इंटीग्रल से बड़ा है, और यहां पर एफ एक्स क्या है, यहां पर एफ एक्स इससे बड़ा है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो आएगा दिस इंटू दिस यानी दिस, तो वो लिखा मैंने, और इससे बड़ा आएगा ना। अब मुझे लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचिंग 0 पर एफ एक्स इंटू जी एक्स की। बेसिकली लिमिट को पहले हम रिमूव कर सकते हैं चाहे तो, यहां से पहले मैंने लिमिट को रिमूव कर दिया यहां से ना, पहले सिर्फ मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफाइन कर लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया, यानी ये एक फंक्शन है, ये इस फंक्शन से छोटा है और इस फंक्शन से बड़ा है, और मुझे अगर एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पर इसकी लिमिट निकालनी है तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम में लगा सकता हूं, मैं एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पर इसकी लिमिट निकाल लेता हूं और एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पर इसकी लिमिट निकाल लेता हूं, जो इन दोनों की लिमिट अगर बराबर आ गई तो वही एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पर एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट आएगी। तो यहां तो क्लियर कट दिख रहा है कि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, अगर एक्स 0 प्लस है तो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो यानी इसकी लिमिट तो 2 आ गई हमारे पास, जिससे वो छोटा है उसकी लिमिट तो 2 आ गई, और ये प्रोडक्ट जिससे बड़ा है इसकी लिमिट मुझे निकालनी है 0 प्लस पर, दिस इंटू दिस की मुझे लिमिट निकालनी है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर और ये अप्रोच करेगा 0 पर, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, बस वो लिमिट मुझे निकाल के दिखानी है आपको कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस, ये लिमिट मुझे कंसिडर करना है, तो मैंने इसको लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस 0 बाई 0 बना दिया, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पर, ये अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा था, लिमिट का सवाल सोल्व करने के लिए 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखा मैंने नीचे, लेके इसको तो मैंने ऊपर लिख लिया क्योंकि 0 पे अप्रोच कर रहा है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गया, ऐसे लिख दिया। अब ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया हमारा, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 बाई 0, पता पहले इस पर रूल लगा देते हैं अपन ना, नीचे का डेरिवेटिव में नीचे निकाल लूंगा और ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लूंगा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई लेबनिज थ्योरम, जो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल की बात करते हैं वो हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं टी को रिप्लेस करता हूं अपर लिमिट से, टी को मैंने अपर लिमिट से रिप्लेस करा, डेरिवेटिव अपर लिमिट 1 हो गया, माइनस अब टी को रिप्लेस करूंगा मैं लोअर लिमिट से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज 2x, ये 2x आ जाएगा, और इसको मैंने जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया क्वोशिएंट रूल से, तो 1/2 अंडर रूट आएगा और उसके बाद मैं क्वोशिएंट रूल लगा दूंगा अंदर, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा ना। तो ध्यान से देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया, ऊपर मैंने लेबनिज थ्योरम लगा दी और नीचे सिंपल जो क्वोशिएंट रूल होता है डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई कर दिया ना। अब इसमें ऊपर में से लिमिट हमारे पास लिखा हुआ है एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये लिखा हुआ है एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ऊपर से मैंने ये एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, व्हाट वी गेट 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों न्यूमरेटर के अंदर। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चों ना। तो देखो ये क्लियरली ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं क्लियरली कैंसिल कर सकता हूँ ना, और कैंसिल करने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा ना, तो दिस विल बिकम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, इट विल बिकम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और ध्यान से देखें ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, इस एक्स से मैं स्क्वायर रूट को एक्स को कैंसिल कर दूंगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब लिमिट अगर एक्स अप्रोचिंग 0 अप्लाई करूंगा तो ये तो बच्चों 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो आंसर विल कम आउट टू बी 2, यानी वो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स जिससे बड़ा था ना उस फंक्शन की लिमिट भी 2 आ गई, और जिससे वो छोटा था उसकी लिमिट भी 2 आ गई, यानी ये लिमिट तो 2 आई गई थी, और जिससे ये बड़ा था एफ एक्स इंटू जी उसकी लिमिट भी निकाली 2 आ गई, तो सिंस ये फंक्शन इन दोनों के बीच में था इसकी लिमिट 2 आ गई, दिख रही है साफ साफ, उसकी लिमिट मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, हैंस लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस पर
एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों। देयरफॉर द 2 इज द करेक्ट आंसर। टफ था मेरे हिसाब से सवाल, ये थोड़ा सोचना मुश्किल था इसमें ना, टफ सवाल की कैटेगरी में काउंट करूंगा मैं तो इसको ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये हमारे पास वेक्टर 3D का सवाल मान सकते हैं अपन इसको ना, वेक्टर 3D का क्वेश्चन मान सकते हैं इसमें। द क्यूब इज द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टिसेस। 3 डायमेंशन की बात कर रखी है ना, उस वर्टेक्स से जो भी वर्टेक्स लूंगा उसके तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, आर क्यूब लिखा हुआ ये, और x1 x2 x3 जो भी होंगे, जो कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट हो, y कोऑर्डिनेट हो, z, वो 0 से 1 में होंगे ना। लेट f विद द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। 6 फेसेस हैं, हर फेस के 2 डायगोनल होंगे। तो बेसिकली जो सेट हमारे पास f जो सेट हमारे पास है उसमें 12 लाइंस हमारे पास हैं, और वो जो लाइंस हैं वो 6 फेसेस के जो डायगोनल होंगे वो हर फेस का 2 डायगोनल होंगे। तो सेट f के अंदर हमारे पास 12 लाइंस हैं जो कि फेसेस के डायगोनल हैं। सेट s बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब q। जो क्यूब q दे रखा है उसके 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो उन 4 बॉडी के डायगोनल का मतलब 4 लाइंस है हमारे पास। तो जो सेट हमारे पास s है उसमें 4 एलिमेंट हमारे पास है, 4 लाइंस है ना। उन्होंने समझा भी रखा है द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0 0 0 एंड 1 1 1 इज इन s, और हम जानते हैं बॉडी डायगोनल है ना, और ये बॉडी डायगोनल किसके अंदर आएंगे, s के अंदर आएंगे। तो s के अंदर 4 लाइंस हैं और f के अंदर हमारे पास 12 लाइंस है ना। आगे उन्होंने मेंशन कर रखा है फॉर लाइंस L1 L2 लेट d डिस्टेंस L1 L2 को डिफाइन कर रखा है, डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी d L1 L2 का मतलब हो गया L1 L2 के बीच की मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shortest distance between L1 L2 as L1 varies over F and L2 varies over S। L1 varies over F का मतलब है कि जो L1 है वो तो फेस डायगोनल है, हमें कोई एक फेस डायगोनल लेना है और कोई एक बॉडी डायगोनल लेना है। L2 बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और L1 जो है फेस डायगोनल को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे कोई एक फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल इस तरह से लेना है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लूं मैं ना, वो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। तो निकाल सकते हैं उसको डिस्टेंस को ना। बेसिकली वो डिस्टेंस जो L1 L2 की डिस्टेंस है वो मुझे इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो उसको निकालने के लिए हम देखें, अगर मैं क्यूब की बात करना चाहूँ तो क्यूब को देख सकते हैं हमारे पास एक तो हमें बॉडी डायगोनल लेना है और एक हमें फेस डायगोनल लेना है, लेकिन हमें उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। वो बेसिकली हमें मैक्सिमम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मैक्सिमम आ जाए एक्चुअली ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 भी आ सकती है, हम चाह रहे हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मैक्सिमम आ जाए। इस तरह से मुझे L1 L2 लेना है, लेकिन L1 हमारे पास फेस डायगोनल है। L1 जो बोल रखा है वो F में से बोल रखा है, L1 वेरीज ओवर F, यानी L1 जो है फेस डायगोनल है और L2 हमारे पास बॉडी डायगोनल है। तो एक मुझे बॉडी डायगोनल चाहिए और एक मुझे फेस डायगोनल चाहिए ना। तो ध्यान से देखें, ये 4 हमारे पास OG जो ये मैंने क्यूब बना रखा है, ये ओरिजिन ले रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है ना। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये क्यूब ड्रॉ कर रखा है ना। तो उसमें OG जो है हमारे पास, ये इसका एक फेस डायगोनल हो जाएगा, बॉडी डायगोनल हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OG इज दिस, और OG कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मैंने एक तो ले लिया हमारे पास बॉडी डायगोनल, ये OG का इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब मुझे फेस डायगोनल लेना है एक, और इस तरह से लेना है कि वो बॉडी डायगोनल OG और फेस डायगोनल के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी मैक्सिमम आनी चाहिए ना। तो अगर मैं OG को ले लूं और OE को लेता, फेस डायगोनल OE को लेता, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। लेकिन मुझे शॉर्टेस्ट को भी मैक्सिमम करना है, तो मैंने एक तो लिया OG और एक ले लूंगा मैं AB। ये AB क्या बन जाएगा, इसका फेस डायगोनल बन जाएगा। तो अगर मैं OG की बात करूं तो OG का इक्वेशन तो ये आ गया, और मैं AB का इक्वेशन लिख सकता हूं। AB कहां से पास हो रहा है, 1 0 0 से पास हो रहा है, और अगर मैं AB के डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 1 से 1 है। तो ये AB का इक्वेशन आ गया बच्चों ना, ये OG का इक्वेशन आ गया। बस अब मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी बेसिकली वो मैक्सिमम आ जाएगी हमारे पास। और अगर मैं OG और OE को लेता तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाती, लेकिन मुझे मैक्सिमम करना है उसको भी ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना आता है अपने को ना। ये तो हम क्लियर कट दिखा हुआ है, हमारे पास दिखा सकते हैं। ये OG लाइन ले ली, इस पर ओरिजिन हमारे पास है, 0, 0 हमारे पास है, और इसके पैरेलल वेक्टर बन जाएगा 1 1 1 से ना। एक दूसरी लाइन ले ली मैंने, और ये AB लाइन को शो कर रहे हैं अपन, ये पास हो रहा है 1 0 0 से, और इसके पैरेलल जो वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - 1 0 आ जाएगा। तो इस वेक्टर को मैं P मान लेता हूँ और इस वेक्टर को मैं Q मान लेता हूँ।
और एक वेक्टर निकाल लेता हूं ना। तो इस वेक्टर को मैंने मान लिया हमारे पास ये मैंने मान लिया ए वेक्टर, और इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी उसको निकाल सकते हैं ना। तो रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू। बस इसको निकाल सकता हूं ना। तो पी क्रॉस क्यू निकाला जा सकता है, और ए हमारे पास है ही सही, जो ए वेक्टर हमारे पास है वो आई बन जाएगा ना। बेसिकली ए वेक्टर जो मैंने दिखा रखा है दैट विल बी आई के, और पी क्रॉस क्यू को भी दिखा सकते हैं ना। तो देखो दिखा रखा है मैंने, वो डायग्राम मैंने बना लिया था, और उसमें जो हम पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हैं तो ये पी वेक्टर बन जाएगा, ये क्यू वेक्टर बन जाएगा। तो बेसिकली ये पी क्रॉस क्यू आ गया हमारे पास, जो मैंने वो शो किया था ये पी क्रॉस क्यू आ गया, और बेसिकली ये ए वेक्टर आ गया। पर इस ए वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन निकालना है इस पर ना। तो मैं इसका प्रोजेक्शन अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा आई डॉट, दिस इज आई डॉट आई प्लस जे माइनस 2 के अपॉन मॉडुलस ऑफ आई प्लस जे माइनस 2 के। तो डॉट प्रोडक्ट तो 1 आ जाएगा, और ये √6 आ जाएगा। तो वो जो बेसिकली जो आंसर विल कम आउट टू बी 1/√6। तो 1/√6 उसका आंसर आ जाएगा बच्चों, दिस विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी के सवाल ज्यादा पूछे हैं इस बार उन्होंने ना, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके सवाल ज्यादा पूछे हैं उन्होंने। तो लेट एक्स इज एक्स सेट डिफाइन कर रखा है ना, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है, और वो जेड क्रॉस जेड का मतलब एक्स भी इंटीजर है वाई भी इंटीजर है ना। और ये एलिप्स का इंटीरियर पोर्शन दे रखा है, ये पैराबोला का इंटीरियर पोर्शन दे रखा है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी क्यू आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम एक्स। इस सेट में से जो एलिप्स के अंदर है और पैराबोला के भी अंदर है, उस सेट में से जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, वो उनमें से हमने 3 पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल हुज एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले इन दोनों कर्व को मैं सोल्व कर लेता हूं बच्चों ना। x² / 8 इसको सोल्व करके दिखा रखा है, देखो हमने ये x² / 8 प्लस y² / 20 <1 और y² < 5x को मैंने सोल्व कर लिया। दोनों को सोल्व कर लेता हूं, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। ये एलिप्स ड्रॉ कर रखा है वर्टिकल हमने, और ये पैराबोला ड्रॉ कर रखा है। तो सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, y² = 5x रख दिया यहाँ, y² = 5x। तो 5x / 20 से x/4 आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व किया मैंने तो x = 2 आ गया और x = -4 आ गया ना। लेकिन ये पैराबोला एलिप्स x = -4 पे कट नहीं करेंगे, x = 2 पर कट करेंगे ना। तो x = 2 रखा मैंने, तो x = 2 रखा, तो x = 2 पर कितना आ गया बच्चों, अगर मैं x = 2 रखूंगा तो x = 2 आ गया एक, और एक आ जाएगा हमारे पास x = सोल्व करने पर आ गया x2 और x = -4 आ गया। x² + 2x = 8 आ गया। तो x = 2 and x = -4। तो पैराबोला और उसके अंदर जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कट रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास x = 2 के कोरस्पॉन्डिंग। ये बेसिकली ये तो 2√2 है हमारे पास, दिस पॉइंट इज 2√2, 0, क्योंकि इलिप्स जो है वो x एक्सिस को 2√2, 0 पर कट कर रहा है ना। तो बेसिकली ये इलिप्स के अंदर का पोर्शन हो गया, और वो पैराबोला के अंदर का पोर्शन हो गया। ये इलिप्स के अंदर का पोर्शन हो गया, और ये पैराबोला के अंदर का पोर्शन हो गया ना। इस रीजन में पॉइंट चाहिए हमें, और ऐसे पॉइंट चाहिए जिनका x और y दोनों इंटीजर हो। तो हम देख रहे हैं भाई, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमें, तो ये वर्टिकल लाइन बन गई हमारे पास x = 2, और एक वर्टिकल लाइन बन गई हमारे पास ये x = 1। एक वर्टिकल लाइन ये वाली आ गई x = 1। अब इस x = 1 पर देखें ना हम, क्योंकि ये तो बेसिकली x = 0 है हमारे पास, तो x = 0 है हमारे पास, अंदर का पोर्शन चाहिए, इसलिए पॉइंट वाला बाउंड्री तो लेंगे नहीं अपन, हमें पैराबोला के भी अंदर का चाहिए, इलिप्स के भी अंदर का चाहिए। तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम देखें हमें जो इस रीजन के अंदर ये जो रीजन बना हुआ है, पैराबोला के अंदर है, इलिप्स के अंदर है, इस रीजन में इंटीजर पॉइंट चाहिए जिनका x भी इंटीजर हो, y भी इंटीजर हो। तो देखो यहाँ इसका x 0 है, इसका x 2√2 है, तो इनके बीच में जो इंटीजर आएंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली x = 1, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने x = 2। तो अगर मैं x = 1 लिखूंगा पैराबोला के अंदर तो √5 आएगा। तो बेसिकली लिमिट हो गई कि इस पर जो भी पॉइंट लाई करेंगे उनका x तो 1 होगा, लेकिन उनका जो y आएगा वो √5 से -√5 के बीच में आएगा। ऐसे अगर मैं x = 2 रखूंगा तो √10 आ जाएगा, तो उनका y √10 से -√2 उनके बीच में आ जाएगा। अब देखो इस वर्टिकल लाइन पर हमें जो इंटीजर पॉइंट मिल सकते हैं इस रीजन के अंदर, जो पैराबोला के अंदर है, इलिप्स के अंदर है, वो या तो इस वर्टिकल लाइन पर मिल सकते हैं या इस वर्टिकल लाइन पर मिल सकते हैं।
तो x बराबर 1 वाली जो वर्टिकल लाइन आएगी उनमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो पॉइंट आएंगे हमारे पास, एक तो पॉइंट ये वाला आएगा 1,0, एक पॉइंट आएगा 1,0, दूसरा पॉइंट आएगा 1,1, है ना, एक आएगा 1,0, थोड़ा मैं सिमेट्री से लिखता हूं उसको ना, x बराबर एक तो आएगा 1,0, एक पॉइंट आ जाएगा 1,0 जो x एक्सिस पर होगा, फिर एक ऊपर मिलेगा मुझे 1,1, फिर एक मुझे मिलेगा 1,2, फिर एक मुझे नीचे मिलेगा 1,-1 और एक मिलेगा 1,-2। ये 5 पॉइंट तो मुझे x बराबर 1 पर मिल जाएंगे ना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट मिल गए जिनका x तो 1 हमारे पास है। अब मुझे यहां पॉइंट मिलेंगे ना, तो यहां जो पॉइंट मिलेंगे ना हमें, उन पॉइंट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो हमें मिल सकते हैं यहां से ऐसे ना, उसमें मुझे मिलेगा एक 2,0, देखो एक पॉइंट मुझे मिलेगा 2,0, एक मिलेगा 2,1, फिर एक मिलेगा 2,2 और रूट 10 है तो एक 2,3 भी मिलेगा हमें ना, फिर नीचे भी मिलेंगे हमें 2,-1 मिलेगा, 2,-2 मिलेगा और 2,-3 मिलेगा ना। ये कितने पॉइंट हो गए, 2 4 6 और 7, ये 5 तो ये होगा, 7 पॉइंट ही हो गए ना। अब हमें करना क्या है, इनसे ट्राइंगल बनाना है ना, तो इस रीजन में मुझे 3 पॉइंट चाहिए और उनसे ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल का एरिया क्या आना चाहिए, उस ट्राइंगल का एरिया बेसिकली इंटीजर आना चाहिए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट PQR फॉर्म अ ट्राइंगल हुज एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उस ट्राइंगल का एरिया भी जो है पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ये रीजन बना लिया हमने, इस रीजन में हमने इंटीजर पॉइंट निकाल लिए, और वो जो इंटीजर पॉइंट आए बहुत सारे, उनमें से मुझे 3 पॉइंट चाहिए PQR, और उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमारे पास इंटीजर आना चाहिए ना। अब ध्यान से देखो, तीनों पॉइंट तो इस लाइन पर हो नहीं सकते, तीनों पॉइंट मैं यहां नहीं ले सकता, पॉइंट जो लूंगा ना मैं 3 पॉइंट, जो भी मेरे पास पॉइंट अवेलेबल है वो या तो इस लाइन पर है या इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाना है तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं ले सकते हम, तीनों इस पर भी नहीं ले सकते, या तो इस पर मैं 2 लूंगा, उस पर 1 लूंगा, या उस पर 2 लूंगा, इस पर 1 लूंगा। तो मैं कुछ भी करूं, अगर मैं यहां 2 पॉइंट लेता हूं और उस पर 1 लेता हूं तो बेसिकली इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट के बराबर है। तो जो भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगा 3 पॉइंट से, उसका जो हाइट आएगा ना वो तो 1 यूनिट आएगा। अब देखो अगर हाइट 1 यूनिट है और हम चाहते हैं कि उसका जो एरिया है वो इवन इंटीजर आ जाए ना, क्योंकि एरिया हम चाह रहे हैं शायद इवन इंटीजर आ जाए ना, एरिया इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए ना। तो ध्यान से देखें, अगर मैं एरिया निकालूंगा ना तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मैं उस ट्राइंगल का एरिया से निकालूंगा बेस इंटू हाइट से, लेकिन हाइट तो हमेशा 1 आएगी ना। अब जो बेस लेंथ आएगी, मतलब जो भी मैं 2 पॉइंट लूंगा, 2 पॉइंट मैंने यहां लिए, 1 पॉइंट मैंने यहां लिया, तो हाइट तो 1 यूनिट आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि अगर एरिया पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो बेसिकली बेस इवन लेंथ का होना चाहिए ना, बेस की लेंथ, यानी 2 पॉइंट जो लूंगा ना मैं इस लाइन पर, 2 भी पॉइंट लूंगा, 2 पॉइंट उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक इवन इंटीजर आनी चाहिए ना, चाहे मैं 2 पॉइंट यहां लूं उनके बीच में इवन इंटीजर आना चाहिए ना। तो हम देख रहे हैं, हम पहले यहां से 2 पॉइंट ले लेते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो एक इवन इंटीजर आ जाए ना। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देखो मैं यहां से, ये 5 पॉइंट हमारे पास है, या तो मैं यहां से 2 लूंगा, यहां से 1 ले लूंगा, या यहां से 2 लूंगा और यहां से 1 ले लूंगा ना, और उनको मैं ऐड कर दूंगा ना। तो मैं यहां से 2 पॉइंट लेना चाह रहा हूं जिनका जो डिस्टेंस है वो इवन इंटीजर आ जाए ना। तो देखो कंसेक्यूटिव का नहीं होगा, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा ना। तो इसके साथ अगर मैं देखूंगा ना तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, अगेन ये इवन बनेगा, फिर वो ऑड बन जाए, एक पॉसिबिलिटी इसके साथ ये बन जाएगी, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई इसके साथ है ना। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली बनेगी, पर इससे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि अगर इनके बीच में डिस्टेंस ऑड आएगी, उनके बीच में डिस्टेंस वापस ऑड आ जाएगी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो अगेन ये 4 पॉसिबिलिटी आ गई बच्चों हमारे पास है ना। तो ये आ गया 4 × 7, ये 4 × 7 आ गया। हमने यहां से 2 पॉइंट ले रहे हैं, इस लाइन पर से 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो 2 पॉइंट लेने के 4 तरीके हो गए, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इवन इंटीजर आनी चाहिए। और यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो 7 हमने ले लिया, तो ये 4 × 7 आ गया ना। यहां से हमने 2 पॉइंट लेने के तरीके 4 हो गए, और यहां से 1 पॉइंट लेना है, कोई सा भी ले लें, 7 तरीके हो गए। अब यहां से मैं 1 लूंगा, तो अगर मैं यहां से 1 लूंगा तो यहां से कोई सा भी 1 पॉइंट ले लूंगा तो 5 आ गया। अब मैं यहां से 2 पॉइंट ले रहा हूं यहां से ना, कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है अगेन इवन आ जाए। तो उसमें वापस अपन देख सकते हैं यहां पर बनाने के लिए ना, तो उसमें अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो अगेन वो कंसेक्यूटिव वाले में इवन नहीं आएगा। पहले इससे काउंट करते हैं ना, जिससे एक तरीका देखो ये आ जाएगा फर्स्ट वे, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वे, और उसके बाद थर्ड वे। 3 तरीके तो इससे बने हैं ना। अगर मैं इससे बनाने की कोशिश करूंगा तो एक ये बनेगा, उसके बाद फिर एक ये बन जाएगा, 2 तरीके इससे बन जाएंगे ना, 3 और 2 5 हो गए हमारे पास। अब अगर मैं इससे लेने की कोशिश करूंगा तो फिर एक ये वाला बनेगा, और फिर एक हमारे पास ये वाला बन जाएगा ना। कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 हो गए ना। अब इस पर अगर मैं आऊंगा तो एक इससे ही बन जाएगा, ये 8 तरीके हो गए। और अगर मैं इससे लूंगा तो एक तरीका ही हो जाएगा, 9 तरीके हो जाएंगे। अगर मैं यहां से कोई भी 2 पॉइंट लूं और उनके बीच में डिस्टेंस जो है इवन इंटीजर आ जाए तो 9 वेज हो गए बच्चों मेरे पास। तो यहां से 2 पॉइंट लेने के 9 वेज,
और यहां से मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले सकता हूं, तो 5 तरीके हो गए। तो टोटल वेज जो हो गए ना हमारे पास 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के, कि उनका जो बेसिकली बेस लेंथ आता है वो इवन इंटीजर आ जाए, तो 73 वेज हो गए हमारे पास है ना। और अगर मैं टोटल पॉइंट देखूंगा तो टोटल पॉइंट मेरे पास कितने हैं, टोटल पॉइंट हमारे पास है ये 5 और 7 12। इन 12 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लिए मैंने, तो 3 पॉइंट लेने के टोटल वेज तो हमारे पास ये हो गए। और हम चाह रहे हैं उनसे ट्राइंगल बने, और ट्राइंगल का एरिया हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। तो ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव इंटीजर आया, उसके फेवरेबल आउटकम जो आ गए हमारे पास वो आ गए 73। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 73/12C3। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 73/220 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से कैलकुलेट करके देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों में ना। लेट P be a point on the parabola y square is equal to 4x where a is positive. The normal to the parabola at P meets the x axis at point Q. The area of the triangle PFQ is। ये पैराबोला का डायग्राम बना लिया मैंने। पैराबोला के किसी पॉइंट P पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। ये P पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको PT बोल सकते हैं, 80 स्क्वायर 280। एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट P मीट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट Q। ये पॉइंट Q हो जाएगा ना। F इसका फोकस दे रखा है हमें, तो इस ट्राइंगल के एरिया की बात करनी है मैंने। इसका फोकस तो क्लियर कर दिख रहा है हमें, a,0 हो जाएगा। ये नॉर्मल निकाल सकता हूं मैं, नॉर्मल का इक्वेशन हम जानते हैं ना। किसी पॉइंट T पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो y + tx इज इक्वल टू 280 + 80 क्यूब। दिस इज 280 + 80 क्यूब। तो इसके लिए मुझे पॉइंट Q निकालना पड़ेगा, और Q निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इसमें रख दूंगा y = 0। तो उससे Q पॉइंट कितना आ जाएगा, 2a + 80 स्क्वायर 0 आ जाएगा ना। और P पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर 280 है ना। तो हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PFQ, तीनों निकाल लिए हमने। P हमारे पास है 80 स्क्वायर 280, ये a,0 आ गया, और ये 2a + 80 स्क्वायर 0 आ गया। वेयर F इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। तो PFQ ट्राइंगल का एरिया 120 दे रखा है ना। इफ द स्लोप M ऑफ द नॉर्मल एंड A का मतलब ये जो पैराबोला से A आएगा ना, आर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। नॉर्मल का स्लोप भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान से देखें, जो नॉर्मल लिखा है ना मैंने, इसका स्लोप क्या है, -t है ना। तो M = -t है, यानी अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब -t भी पॉजिटिव इंटीजर है। और ए भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है हमें। तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर a,m निकालना है। एक्चुअली a,m हमें कैलकुलेट करना है, और उसको निकाल सकते हैं। फिर हम निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा हमारे पास। तो हमें ये कैलकुलेट करना है ना। तो m निकालने के लिए मुझे t चाहिए, और t की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तभी जाके m पॉजिटिव आएगा ना। और उसके लिए एरिया दे रखा है हमें। तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हमारे पास आ गए थे ना। ये P पॉइंट हमारे पास था, Q मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था, Q मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था ना। और F हमारे पास है फोकस। तो PFQ ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया मैंने 1/2। ये तीनों वर्टेक्स लिखे, P वर्टेक्स लिख दिया, ये Q वर्टेक्स लिख दिया, ये फोकस लिख दिया, ये 120 दिया हुआ ना। इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने पर बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ये एक्सपेंड करने पर आ गया। इसको कैलकुलेट किया हमने, तो कैलकुलेट करने पर देखो ये आ जाता है हमारे पास। ये फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया ना। अब अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो मुझे t की वैल्यू चाहिए ना। तो ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास a² इंटू बेसिकली mod t लिखा हुआ है, और t को मैंने a² के mod का कोई मतलब नहीं है ना। एंड दिस इज 1 + t², और ये 120 के बराबर आ गया ना। 120 के बराबर, -t पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब t² भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, mod t भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो बेसिकली इस 120 को ब्रेक कर लो आप है ना, 4 × 3 × 2 × 5। तो मुझे इससे इस तरह से अरेंज करना है इसको कि मैं a और t निकाल सकूं, पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकूं ना। तो यहां से देख सकते हैं, इस 4 को मैंने 4 लिख लिया है ना, 4 को मैंने 2² लिख लिया ना, क्योंकि a² लिखा हुआ है। 3 को मैंने 3 लिख लिया, और 10 को लिखा मैंने 1 + 3²। 10 को लिखा 1 + 3²। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a² बराबर 4 आ गया, लेकिन a पॉजिटिव इंटीजर तो a बराबर 2 आ जाएगा। और बेसिकली mod t कितना आ गया, mod t बोले या mod t बोले तो mod t बराबर 3 आ जाएगा। तो अगर mod t 3 है तो -t की वैल्यू कितनी आ गई, हमें m को पॉजिटिव लेना है, तो t को हम ले सकते हैं -3। तो उससे m बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर a = 2 और m = 3। जो ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना था, ऑर्डर्ड पेयर हमें कैलकुलेट करना था a,m। तो a बराबर कितना आया हमारे पास, a बराबर आया 2, और m बराबर कितना आया 3। तो a इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, एरिया निकालना था, और थोड़ा ये ध्यान रखना था कि a और m पॉजिटिव आना चाहिए ना।